अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अच्छी अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं मगर शायद दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे मुराद ये है कि हम अच्छी खबर सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करने जा रहा है। 10 अरब डॉलर डिपॉजिट्स की सूरत में रख सकता है और बाकी रिफाइनरीज भी लगाएगा, और उसके अलावा कुवैत और कतर भी जो है वो 25 अरब डॉलर दे सकते हैं, और 25-25 अरब डॉलर की ट्रांचेस की सूरत में पाकिस्तान में को 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। अब ये खबरें सुनाई दे रही हैं मगर दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि ये एक तरफा मोहब्बत है। यानी हम सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत के गुण गाते गाते और उन्हें अपना खैर खा समझते हुए ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हमारी मदद को आन पहुँचेंगे और हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और मुल्क में सरमायाकारी होगी, मुल्क में डॉलर्स की रेल पेल होगी। लेकिन अभी तक दूसरी तरफ से जिन्होंने ये पैसे देने हैं या सरमायाकारी करनी है, उनकी तरफ से कोई भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया जा रहा है। यानी अभी तक सऊदी अरब ने ना तो इसकी तौसीक की है, ना तरदीद की है, ना ही कुवैत और कतर ने इसकी तौसीक की है, ना ही तरदीद की है, ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोई हरकत व हरारत महसूस हो रही है। बल्कि ज़राए से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि बहुत सारी गारंटीज़ मांगी जा रही हैं, बहुत सारी शराइत रखी जा रही हैं, और उन शराइत में से एक शर्त यह भी है कि आप कश्मीर को भूलकर भारत के साथ मोहब्बत की और दोस्ती की पींगें बढ़ाएं। खैर, मैं इसको स्पेकुलेशन ही कहूँगा। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस ज़रूर हो सकती हैं क्योंकि इट्स नेवर अ फ्री लंच। आपको मुफ्त में तो शायद कोई कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि माजी में अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा कि जिस वक्त सऊदी अरेबिया वाकई हम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान था, इसलिए कि सऊदी अरेबिया को हमारी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन आज सऊदी अरेबिया दो तरफा ताल्लुकात की बात करता है। आज सऊदी अरेबिया के अंदर यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है। मोहम्मद बिन सलमान की सूरत में जो लीडरशिप आई है वो तिजारत की बात करते हैं, वो बार्टर की बात करते हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस की, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि जिसके अंदर कुछ दो और कुछ लो हो। आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने जो 1 अरब डॉलर दिया था, वो 1 अरब डॉलर की लिमिट जब मुकम्मल हुई, यानी हमें वापस करना था, तो फौरी तौर पर वापस ले लिया और हमें चीन से 1 अरब डॉलर लेके सऊदी अरेबिया को वापस करना पड़ा। फिर डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर हमने तेल की खबरें सुनी थी, वो भी अपनी मियाद मुकम्मल करने के बाद पैसे वापस हो गए। यानी सऊदी अरेबिया ने जो कर्ज दिया वो ज़माने गए कि जब उस कर्ज को ग्रांट के अंदर तब्दील कर दिया जाता था, बल्कि अब वो कर्ज जो है वो सूद समेत वापस वसूल किया जाता है। ऐसे में जब सऊदी अरेबिया आईएमएफ की गारंटीज़ का इंतज़ार करता है कि आईएमएफ गारंटी देगा, यानी आईएमएफ पाकिस्तान को रेस्क्यू करेगा तो हम कोई इमदाद देंगे, वो 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर की हो। ऐसे में यानी 1-1, 2-2, 3-3 अरब डॉलर के लिए जहां भारी शराइत मांगी जाती हैं, गारंटीज़ मांगी जाती हैं, वहां 25 अरब डॉलर, यानी अचानक से 25 अरब डॉलर मुल्क में आ जाए और 25-25 4 दफ़ा यानी 100 अरब डॉलर मुल्क में आ जाए, ये खबर कानों को तो बहुत अच्छी और भली मालूम होती है, लेकिन खबर सुनाई दे रही है, अभी तक खबर दिखाई नहीं दे रही है। फिर एक और खबर सुनाई दे रही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडिया जाने से पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये खबर भी सुनाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी 1-2 रोज़ के अंदर, चंद घंटों के बाद ये पता चले कि उनका प्लान बदल गया है, तब्दील हो गया है या रूट चेंज हो गया है। बावजूद मसरूफियत के बायस वो पाकिस्तान नहीं आ पाए, बल्कि भारत में बड़ा मुख्तसर सा क़याम करके वापस चले जाएंगे। तो ये भी अभी सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और कल को तब्दील हो जाए तो फिर उसकी भी बहुत सारी उज़र, बहुत सारी वजाहतें आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी ये यकतरफा मोहब्बत है। हम अपने तौर पर तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठे हैं, बड़े बड़े नक्शे बना रहे हैं, लेकिन सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अब ये बयानिया जो बना रहे हैं, उनको इस बयानिए के बनाने का फ़ायदा क्या है? नंबर 1 देखिए, इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है। मैं ज़रा वो स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त एक तरफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, ज़रा वो मेंशन कर दूं। नंबर 1 इज़ PMLN, नंबर 2 इज़ JUIF एंड नंबर 3 इज़ इस्टेब्लिशमेंट। तीनों मिलके एक बात तो तय है कि इंतखाबात में डिले चाहते हैं। इंतखाबात में ताख़ीर इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं। वो इसलिए कि इस वक्त उन्होंने जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है, ये लोगों का पारा बहुत हाई है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतबार करने को और उनको एक बार फिर वोट देने को शायद अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है, तैयार नहीं है। फिर JUIF है, JUIF वही करना चाहती है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे, यानी हैंड्स इन हैंड्स मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ चल रहे हैं। और JUIF को ये अंदाज़ा है कि अभी KP के अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुआ है, जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर बुरी तरह से वो पिट गए हैं, बुरी तरह से हारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें निकालने में कामयाब हो गई है। यानी सरे दस्त फौरी तौर पर अगर इंतखाबात कराए जाते हैं तो ना ही
जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को कोई फ़ायदा होगा, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा होगा, और फिर उनके कायद भी पाकिस्तान वापस नहीं पहुँचने के। तीसरा जो स्टेक होल्डर है एक तरफ खड़ा हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट की जो साख है वो भी खासी डैमेज हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो अपनी साख को, यानी इस इमेज को रिवाइव कर सके। नंबर वन तो ये है, और वो इकोनॉमी की एक लार्जर पिक्चर पेंट करके बता के कि इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हम डटे हुए हैं, वो अपने इमेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर भी कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का मामला है। अब ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि DGISI को एक्सटेंशन देने का मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है और बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह भी है। वो इसलिए है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन देने की ख्वाहिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि नदीम अंजुम साहब कंटिन्यू करें एज DGISI, और अगर DGISI के तौर पर नदीम अंजुम साहब कंटिन्यू करते हैं तो फिर DGC जो अल्टीमेटली DGISI बनता है, जो इस वक्त फैसल नसीर साहब हैं, तो फैसल नसीर साहब की DGISI लगने की जो उम्मीदें हैं वो तो दम तोड़ जाएंगी। यानी अगर स्टे कराया जाता है नदीम अंजुम साहब को तो फिर जाहिर है DGC तो नहीं रहना फैसल नसीर साहब ने, उन्होंने भी कोई प्रमोशन लेनी है, फिर वो DGISI के तौर पे प्रमोशन तो नहीं होगी, कहीं और होगी। खैर, इसको भी चले एक स्पेकुलेशन के तौर पर देख लेते हैं अभी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं बाहर कैफ के जिनका तय होना भी बाकी है, और उनके तय होने तक इलेक्शंस में जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरी तरफ के कुछ लोग जो दूसरी तरफ हैं इस वक्त, बज़ाहिर दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनमें कौन कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। अब नाउ एज़ फार एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों के माबैन जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट चीनी के मामले पे दिया, नवीद कमर पे इल्ज़ाम लगाया, फिर उससे पहले भी PCB की चेयरमैन की तैनाती पर जो एक लड़ाई रही, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें अदम एतमाद की तरफ ले गई, अदरवाइज़ तो हम तो मुल्क में इलेक्शंस कराना चाहते थे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वजाहतें दे रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी आपस में ये इख्तलाफात तो अब खुलकर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है उसके साथ तो इख्तलाफात हैं ही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ज़ेर अताब है, लेकिन ज़राए कुछ ऐसी खबरें भी देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, और चेयरमैन PTI को भी पॉलिटिकली आइसोलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में रखना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अकाबरीन तो ये तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल अलाइंस भी हो सकता है, यानी इंतखाबात के अंदर इनके साथ इत्तेहाद भी हो सकता है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल CEC की मीटिंग के अंदर एतजाज़ एहसन की मौजूदगी है कि एतजाज़ एहसन साहब वहाँ पर मौजूद थे और सफाइयाँ पेश कर रहे थे PTI के हवाले से, और फिर बिलावल भुट्टो भी उनको सुन रहे थे, और जिस वक्त एतजाज़ एहसन को रोकने की कोशिश की गई तो बिलावल साहब ने स्नब कर दिया कि नहीं, एतजाज़ साहब को बोलने दें। यानी पीपल्स पार्टी और PTI आने वाले दिनों में कोई इलेक्टोरल अलाइंस के अंदर भी जा सकते हैं। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस 8 रोज़ बाद अब रिटायर होने जा रहे हैं, और जाहिर है उनकी रिटायरमेंट करीब है। जाते जाते अगर वो कोई नैब तरामीम केस का फैसला सुना भी देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नैब के केसेस से जो बेनिफिट उठाया है वो पीपल्स पार्टी ने उठाया है, और जो शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हैं उन पर FIA का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो FIA से उनको क्लीन चिट मिल गई है। नैब से शायद उतना डैमेज शहबाज शरीफ या उनके साहबजादे नहीं होंगे जितना डैमेज पीपल्स पार्टी होगी, और ऑलरेडी उनके बहुत से लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर हैं। तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके ओहदे की मियाद जो 5 साल मियाद है वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। उसके बाद प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते उनकी अपनी सवाबदीद है। आइन का आर्टिकल 44 क्लॉज 1 ये कहती है कि उस वक्त तक प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं कि जब तक नया सदर ना आ जाए। अब नया सदर तो उसी सूरत में आएगा जब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा, और अभी क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है तो कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं, यानी सादिक सजरानी साहब। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं, वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है, और फिर दिखाई भी ये दे रहा है कि आरिफ अलवी साहब इलेक्शंस की तारीख भी नहीं दे रहे, ना ही इलेक्शंस की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। तो आने वाले दिनों में अब ये जो सारा मंजरनामा है, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, एक तरफ बयानिया मईशत बचाओ बयानिया है और उसको लेके इलेक्शन डिलेस करने का बयानिया है, दूसरी तरफ इलेक्शन कराओ का मुतालबा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है इलेक्शन कराओ, PTI भी कहती है इलेक्शन कराओ। लेकिन इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ों को समेटना मकसूद है। मैंने आपको बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कट्टे ऐसे हैं जो खोले हुए और जिनको समेटना चाहती है।
नून लीग क्या समेटना चाहती है, JYF इस वक्त क्या समेटना चाहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि कोई ना कोई मामला उनका मैच्योर हो जाए। और इसी बयानिए के अंदर अंदर ये जो मईशत बचाओ बयानिया है, उसमें लगता ही है कि 25 अरब डॉलर और फिर 100 अरब डॉलर और फिर डॉलर्स ही डॉलर्स का बयानिया बना के इसी दौरान चेयरमैन PTI को भी कोई ना कोई डील या ढील दी जा सकती है, यानी उनके साथ मामला मैच्योर हो सकता है और उनको एक सेफ एग्जिट इस सूरत में मिल सकता है कि वो ये बयानिया बनाएंगे कि जी मुल्क की मईशत की खातिर, इसलिए जो मईशत पे जो कुछ हो रहा है उसकी खातिर मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ, यानी कोई डील भी करने को तैयार हूँ और ढील लेने के लिए भी तैयार हूँ। यानी अल्टीमेटली चेयरमैन PTI का जो डील वाला मामला है, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनको ठिकाने लगाया जाए, वो भी इसी चक्कर में ठिकाने लगा दिए जाएंगे। और फिर जाहिर है इलेक्शंस के जहाँ तक बात है, ना प्रेसिडेंट तारीख देंगे ना ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो तारीख देगा, तो फिर तारीख एक और इदारा देगा और वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की जब तारीख देगा तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुज़श्ता रोज़ कह चुके कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, फिर तो हमें इंतखाबात कराने पड़ेंगे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी यही कहेगी कि भी हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे मुल्क की मईशत में और हम तो SIFC और ये सब कुछ लेके चल रहे थे, लेकिन क्या करें कि बीच में सुप्रीम कोर्ट पड़ गई है और अब तो इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। यानी इसी दौरान चेयरमैन PTI साइड पे हो जाएंगे, इसी दौरान पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN या PDM एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव है बिल्डिंग वो भी शुरू हो जाएगी, बयानिए भी मिल जाएंगे लोगों को और फिर सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के इलेक्शंस की तारीख भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो सोचा जा रहा है कि 2-3 साल और 5 साल और ये सब कुछ, इस मामले का ड्रॉप सीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले से हो सकता है और वो ड्रॉप सीन देखने वालों को ड्रॉप सीन लगेगा, लेकिन ये सारा कुछ अभी स्क्रिप्टेड है, यानी लिखे गए स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर चीज़ें चलती हैं तो इलेक्शंस मुझे 2-3 साल के फ़र्क से नहीं लग रहे, बल्कि लगता यही है कि अगले साल ये इलेक्शंस हो जाएंगे अगर इसी तरह से चीज़ें स्क्रिप्ट के मुताबिक चलती हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।